नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं दक्ष ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे 12th क्लास के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पे। इसमें हमने काफी टॉपिक पढ़ लिए थे और हमने कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में भी बात की थी। ठीक है, अब देखिए ये अगला टॉपिक आता है यहाँ पे आपके सामने। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सीधा 5 मार्क्स में मिलते हैं इनके भी डेरिवेशन। ठीक है, 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी कभी कभी आते हैं। आप 3 ही कंसीडर करके चलिए क्योंकि 5 मार्क्स में आएगा तो आपको उसके साथ एक क्वेश्चन भी दे देगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसमें सबसे पहले कहने का मतलब क्या है। पहले आप ये जान लीजिए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है। वैद्युत क्षेत्र पहले से लगा होगा। ठीक है, और वो वैद्युत क्षेत्र कैसा, इसीलिए देखिए मैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र का नाम लिया क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो द्विध्रुव उत्पन्न नहीं कर रहा है, वो पहले से वैद्युत क्षेत्र पहले से रहेगा। हम क्या करेंगे, केवल उस वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को जाके रख देंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बल रेखाओं को कैसा बनाया है। सभी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और समदूरस्थ हैं। जितनी डिस्टेंस ये उतनी है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र है भाई, है ना। असमान वैद्युत क्षेत्र होता तो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती, लेकिन ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और मैं आपको बता चुका हूँ वैद्युत बल रेखाओं के गुण में, जब मैंने आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में बताया था तब मैंने बताया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर होती हैं एक दूसरे के और समदूरस्थ होती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि आप इस वैद्युत क्षेत्र में कोई भी पॉइंट लीजिए, यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, कहीं पॉइंट लेंगे और सभी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे तो सब पे एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके। अब मुझे करना क्या है, देखिए ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र पहले से था। ठीक, एक समान है क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे बल रेखाएं समांतर है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया, किसी एक द्विध्रुव को जाके रख दिया। तो रख दीजिए एक द्विध्रुव को, मान लीजिए द्विध्रुव है। ठीक, अब द्विध्रुव है भाई तो क्या होगा, द्विध्रुव में कम से कम 2 चार्ज होते हैं। कम से कम क्या, 2 ही होते हैं द्विध्रुव में, है ना। ओके, तो द्विध्रुव में हमको 2 चार्ज चाहिए। तो हमने मान लिया ये वाला चार्ज हमारा कैसा है, ये वाला चार्ज हमारा पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज हमारा निगेटिव है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये वाला पॉजिटिव क्यों माना, ये भी तो पॉजिटिव हो सकता है या ये भी तो निगेटिव हो सकता है। बिल्कुल, इसका जवाब मैं दूंगा लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए। ठीक, सबसे पहले आप ये बताइए कि वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। डेफिनेटली, मैंने कल पढ़ाया था लास्ट सेशन में। ठीक है, तो अब द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर P होता है, P से लिखते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू 12 के बराबर होती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन P इज अ वेक्टर, है ना। P इज अ वेक्टर, P वेक्टर है और जब वेक्टर है तो भाई क्या होगा, इसकी दिशा भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसकी दिशा के लिए अब बात करते हैं हम लोग। तो इसकी दिशा जो होती है वो क्या होती है, द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है और ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है, यानी ये डायरेक्शन होगी। ठीक है भैया, ये डायरेक्शन होगी किसकी, P की। और ये इसको हम लोग लिखते हैं किससे, स्मॉल p से लिखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 वेक्टर हैं, यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटी यानी 2 सदिश राशियां हैं। कौन कौन सी, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र जो पहले से था, ये इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र जो पहले से लगा हुआ था उसमें हमने इस द्विध्रुव को रखा तो पहली वेक्टर क्वांटिटी तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए ये 2 वेक्टर के बीच में वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है इधर की ओर, क्योंकि देखिए एरो हेड किधर की ओर है, एरो हेड बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है। एक्चुअल में एरो हेड की जो डायरेक्शन होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एरो हेड कह रहा है वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर की ओर है, ऐसे है। ठीक, ओके, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच में कुछ एंगल बन रहा है ना। ये एंगल हमने मान लिया कितना है, थीटा है। चलिए ठीक, अब आप मुझे ये बताइए कि ये तो हम जानते हैं कि द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी होती है, 12 के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, हमारी 12 के बराबर। ये डिस्टेंस हमारी 12 के बराबर। यहाँ पे हम इसको प्लस क्यों लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। अब देखिए आपको बस यही करना है, आपको क्या करना है, इस पे लगने वाले बलागुण की गणना करनी है। चलिए अब सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अभी ये दो चार्जेस हैं, 2 आवेश हैं, इनको भूल जाइए। सपोज करिए अभी माइनस वाले को भूल जाइए, सपोज करिए केवल प्लस वाला है। ठीक है, तो
वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा होता है, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र E में कोई आवेश रखा है Q, तो उस पे लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E होता है। यानी कि इस वाले आवेश पर एक बल तो लगेगा, डेफिनेटली इस वाले आवेश पर एक बल लगेगा, वो कितना लगेगा, Q इंटू E के बराबर, ठीक है। लेकिन अब जानने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे देखिए बल क्या है, एक सदिश राशि है। अब बल लगेगा इतना तो ठीक है, हम जान गए कि भैया QE बल लगेगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई धनात्मक आवेश रखा होता है, तो उस धनात्मक आवेश पर जो बल लगता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो इस पर जो बल लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज पे जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और अभी मैंने बताया वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, जिस दिशा में ये तीर का निशान होता है ना, एरो हेड होता है, इसी दिशा में बल कार्य करता है। यानी इस पे लगने वाला वैद्युत बल कह लीजिए या कूलाम बल कह लीजिए, वो किधर होगा। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, ये F बराबर Q इंटू E है। इसको भूल जाइए, अब इस पे गौर करिए, ठीक है। निगेटिव चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो वैद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाएगा, ठीक है। वही बात आ गई, E वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखा है तो उस पे लगने वाला बल F बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू E, ठीक है। ओके चलिए, अब इस पे लगने वाला बल QE के बराबर होगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, कैसे जानेंगे कि उसकी दिशा क्या है। तो उसकी दिशा के लिए हमको करना क्या होगा, उसकी दिशा के लिए हमको, ये मैंने आपको पहले बताया था कि वैद्युत क्षेत्र, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई ऋणात्मक आवेश रखा है तो उस पे बल हमेशा क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो इस ऋणात्मक आवेश पर बल जो है इसके जस्ट अपोजिट लगेगा। वैद्युत क्षेत्र ऐसे है तो जस्ट अपोजिट इधर क्यों लगेगा, ऋणात्मक आवेश पर लगने वाले बल होता है। दोनों के बल बराबर हैं, ठीक है, और दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है। क्रिया रेखा का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्रिया रेखा का मतलब होता है जिस रेखा के अनुदिश बल आपका कार्य कर रहा हो। ये वाला बल इस रेखा के अनुदिश कार्य कर रहा है, इसलिए इस वाले बल की क्रिया रेखा ये है जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाई है, और ये वाला बल जो है वो इस वाली रेखा के अनुदिश कार्य कर रहा है, ऐसे कार्य कर रहा है, इसलिए मैंने इसकी क्रिया रेखा को ऐसे पीछे डॉटेड लाइन करके बना दिया। यहाँ पे जब भी कभी ऐसा होगा कि किसी वस्तु पर दो बल कार्य करेंगे, किसी वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे होंगे और दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे और उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होगी, मतलब देखिए इसकी क्रिया रेखा अलग है, इसकी क्रिया रेखा अलग है, तब वो दोनों मिलके एक बलागुण का निर्माण करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम की चीज है कि बलागुण हर जगह नहीं लगेगा। सपोज करिए ये मेरा पेन है, ठीक है, ये द्विध्रुव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है, इस पे एक बल लग रहा है इधर की ओर, एक बल लग रहा है इधर की ओर, ठीक है। तो ये दोनों बल क्या है, परिमाण में तो बराबर है, ये भी F बराबर Q इंटू E इधर लग रहा है, F बराबर Q इंटू E इधर लग रहा है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये घूम के ऐसे सीधा हो जाएगा, और जब ये सीधा हो जाएगा तो इधर इस पे लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E, इधर की ओर लगने वाले बल F बराबर Q इंटू E को क्या कर लेगा, संतुलित कर लेगा। और जब इधर दोनों ओर लगने वाले बल संतुलित हो गए तो अब ये द्विध्रुव जो है वो ना इधर शिफ्ट होगा ना इधर शिफ्ट होगा, बीच में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों तरफ से बराबर बल लग रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है बस। लेकिन वहां पे देखिए अब जब ये सीधा हो जाएगा द्विध्रुव तो दोनों बल, मैं कह रहा हूं कि दोनों बल कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों बल कैंसिल नहीं हो रहे। क्यों होंगे कैंसिल, क्योंकि बलों को कैंसिल होने के लिए ये अति आवश्यक है कि बल बराबर हो, विपरीत हो और उनकी क्रिया रेखा एक ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्रिया रेखा अलग अलग है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि ये दोनों मिलके बलागुण बनाएंगे। और आप ये चीज जान लीजिए, इस पे बलागुण लगेगा तभी ये वस्तु घूम के, तभी ये द्विध्रुव घूम के थोड़ी देर बाद ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा जो मैंने शुरुआत में पुटअप किया था कि ये माइनस क्यों नहीं और ये प्लस क्यों नहीं। देखिए सपोज करिए अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए माइनस है और हमने मान लिया ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस। अच्छा चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन। अब हम इसके बलागुण के बारे में गणना करने चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, बलागुण को हम लोग टाउ से लिखते हैं। ये जो हमने उल्टा जे लिखा है, जे ऐसे बनता है ना, इसका जस्ट उल्टा ऐसे, ये होता है टाउ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाउ। तो टाउ बराबर क्या होगा, दोनों बल बराबर है, कोई भी एक बल ले लीजिए, बल इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी। अच्छा अब देखिए दोनों बलों की क्रिया रेखा तो हमें पता है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी। न्यूनतम दूरी निकालने का मतलब क्या है, एक लंब खींच दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको एक नाम दे दिया जाए,
इस वाले कॉर्नर को हमने ए बोल दिया, ये वाला कॉर्नर हमारा बी हो गया, ये वाला कॉर्नर हमारा ओ हो गया। अब ये हमारा त्रिभुज बन गया। हमको क्या करना है, देखिए बल तो हम निकाल लेंगे, ये बल हमारे सामने है ही, बस हमें करना क्या है, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी लेनी। न्यूनतम दूरी मतलब ये बीओ लेना है हमें, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टाउ बराबर बल टू दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी। दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, बीओ। यहां लिख देंगे बीओ। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा आप सी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेन काम जो हमें करना है वो क्या है, सब कुछ हमारे पास है, केवल हमें बीओ की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसको हमने समीकरण 1 बना के स्टॉप कर दिया। लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी ओ। ध्यान रखिएगा, ध्यान आपको ये रखना है कि आपको ये वाली भुजा पता है, मतलब आपको कर्ण पता है, ठीक। जब आपको कर्ण पता है और आपको क्या निकालना है, लंब निकालना पता है, आपको लंब निकालना है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें लगा दीजिए आप साइन लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको लंब निकालना है, कर्ण पता है। तो लगाइए जरा इसमें साइन थीटा। मैं आपको बता दूं कि कोण के सामने वाली भुजा, जो भी आप कोण लेकर चल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब बन जाती है। ये रहा कोण, इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी सबसे लंबी भुजा कर्ण, ठीक है। कोण के सामने वाली लंब हो जाएगी, सबसे बड़ी कर्ण हो जाएगी, और जो बची है वो आधार, ठीक। तो हमको ये लंब निकालना था, इसलिए मैंने साइन लगाया। साइन थीटा बराबर बीओ अपॉन में कर्ण। कर्ण कितना है भैया, ए बी, ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। यहां से जरा बीओ की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, बीओ इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे इस बीओ की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे बीओ का मान, और एक और चीज देखिए, अभी ध्यान रखिएगा, ये ए बी की भी तो वैल्यू है, ए बी कितना है, 12 है ना, तो रख दीजिए अभी, कितना हो जाएगा, बीओ इज इक्वल टू 2 इंटू एल, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। देखेंगे बीओ का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए जरा, कितना हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू, ये है एफ इंटू, यहाँ पे रख देंगे 2l इंटू साइन थीटा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे f बराबर कितना है, q इंटू ई, रख दीजिए, ये हो जाएगा q इंटू ई, और यहाँ पे हो गया 2l, और ये हमारा साइन थीटा। अब देखिए इसमें ग्रुपिंग कर दीजिए, q इंटू 2l को अलग कर लिया जाए, है ना, q इंटू 2l को अलग कर लिया, e अलग है और हमारा साइन थीटा अलग है, ठीक। ये हमारा क्या बन गया, टाउ बन गया। अब देखिए q इंटू 2l क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, टाउ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p इंटू ई, और ये आपका साइन थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब जरा आपने जो 11वीं क्लास में पढ़ रखा है जरा उसको याद करिए, ये तो आंसर आ गया, बस आपको इतना ही प्रूफ करना होता है। कभी कभी कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलागुण का मान पी साइन थीटा होता है, तो ये प्रूफ हो गया। लेकिन अगर अब आपके मन में ये इच्छा जाग रही होगी, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया भी था, ठीक है, और आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी है, ठीक है, कि जो आघूर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक सदिश राशि होती है, ठीक है। ये भी बलागुण है, ये भी सदिश राशि होगी। अब आप सोचिए, जब ये सदिश राशि है तो इसको सदिश रूप में भी तो लिख सकते हैं। मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था, तो कूलाम का नियम लिखने के बाद, फॉर्मूला लिखने के बाद, मैंने उसी फॉर्मूले को सदिश रूप में भी लिखवाया था, क्योंकि कई एग्जाम में पूछते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश रूप निम्नलिखित में से क्या है, और कंफ्यूज बहुत करता है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसको भी सदिश रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे सदिश रूप में, इस रूप में हमको क्या लिखना है, ये हो जाएगा हमारा टाउ। आपने एक चीज देखी होगी, 11वीं क्लास की है, अगर हम a क्रॉस b करें, a पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, अगर हम a क्रॉस b करते हैं तो कितना आता है, साइन थीटा। जहां थीटा क्या होता है, जहां थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। अब जरा इसी लॉ को यहाँ पे लगाइए, बस अंतर क्या है, देखिए दोनों की शक्ल मिल रही है, बस अंतर इतना है कि a की जगह पे p लिखा है, की जगह पे e लिखा है। तो जैसे रिप्लेस करके हम लोग ए बी साइन थीटा को हम लोग a क्रॉस b लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं टाउ बराबर p क्रॉस वेक्टर। तो दोनों चीज समझिएगा, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। क्योंकि जब आप दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस गुणनफल करते हैं, सदिश गुणनफल भी बोलते हैं इसको, सदिश गुणनफल करते हैं, तो कितना आता है, ए बी साइन थीटा आता है, जहां पे ए क्या होता है, सदिश ए का परिमाण होता है, बी क्या होता है, सदिश यानी वेक्टर बी का परिमाण होता है, और थीटा उनके बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा पी ई साइन थीटा, और यही लौट के आ जाएगा, ठीक। तो चलिए बस इतना सा डेरिवेशन था इसका, और देखा आपने, इस पे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको टाउ की वैल्यू दे देगा, ई की वैल्यू दे देगा, थीटा दे देगा, पी पूछेगा, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। टाउ पी ई देगा तो थीटा पूछ लेगा, 4 में से कोई 3 चीज देता है और आपको एक चीज निकालनी होती है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में हम लोग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।